नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। आप सभी का जो है डॉक्टर्स टॉक शो में स्वागत है। और हम आपको बता दें कि आज जो है वर्ल्ड लंग्स डे है और इस मौके पर हमने ये कार्यक्रम रखा है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तरुण कुमार वैद्य। डॉक्टर साहब पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और नियोटिया गेटवेल में प्रैक्टिस करते हैं। वर्ल्ड लंग्स डे के मौके पर आज हम लंग्स की बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में डॉक्टर साहब से जो है बहुत विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी वर्ल्ड वाइज जो है फेफड़े की बीमारी जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, जिसमें बात आप निमोनिया की कर लीजिए, अस्थमा की कर लीजिए, फेफड़े के कैंसर की बात कर लीजिए, और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो लगातार बढ़ती जा रही है। और यह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड की जो तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं आज वर्ल्ड लंग्स डे मना रहे हैं, ताकि लंग्स के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। किस तरह हम अपने लंग्स को सुरक्षित रख सकते हैं और किस प्रकार हम अपने शरीर को भी ठीक रख सकते हैं, इसके बारे में जो है आज पूरे वर्ल्ड में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड लंग्स डे है, इस मौके पर जो थीम है आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या थीम है आज? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, छठी बार आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो वर्ल्ड लंग डे ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लंग के बारे में अवेयरनेस जो काफ़ी कम है लोगों में, कोविड के बाद फिर भी थोड़ी हुई है, तो उसको और मजबूत किया जाए, अवेयरनेस को ज़्यादा फैलाया जाए। तो इस बार जो लंग डे का थीम वर्ल्ड वाइड रखा गया है वो है कि टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे से लेकर बूढ़ा तक कोई भी उससे ये नहीं है कि बचा हुआ है, सबको इसका इफेक्ट हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस के लिए इस बार जो थीम चुना गया है, तो इस एयर पोल्यूशन को कैसे कम करना है, इससे कैसे बचना है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, यही इस साल का है थीम। और डॉक्टर साहब, अगर हम लंग्स से संबंधित बीमारियों की बात करें तो लंग्स से संबंधित आम बीमारियां क्या क्या है? सबसे आम बीमारियां जो हम लोग डेली बेसिस पे आउटडोर में देखते हैं, हो गया क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD बोलते हैं, दमा की बीमारी हिंदी में बोलते हैं। अस्थमा हो गया, काफ़ी कॉमन है अस्थमा, खासकर सिलीगुड़ी में अस्थमा, सिलीगुड़ी एरिया एडजॉइनिंग एरिया में इस इलाके में बहुत कॉमन है। एलर्जी की समस्याएं बहुत कॉमन है। उसके बाद में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, लंग का इन्फेक्शन, निमोनिया होना, ट्यूबरकुलोसिस होना। ट्यूबरकुलोसिस ऑल ओवर इंडिया ही बहुत कॉमन है। तो ये सब कॉमन बीमारियां हो गई लंग्स के रिलेटेड, जो हम लोग डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक आदमी कैसे समझ पाएगा कि भाई उसके लंग्स में जो है बीमारियां होनी शुरू हो गई है? कोई सिम्टम वगैरह कुछ दिखते हैं क्या इसमें? सबसे कॉमन लक्षण होता है खांसी का आना, सांस का फूलना। ये कोई भी आदमी अगर लंग्स की बीमारी से ग्रस्त है तो पहले उसको थोड़ी बहुत खांसी आना, सांस फूलना, उसके बाद में चेस्ट में पेन भी हो सकता है, भारीपन हो सकता है उसको बुखार आने लगे अगर कोई इन्फेक्शन है, तो ये कॉमन सिम्टम हो जाते हैं लंग की बीमारी के। उसके सिवा कभी कभी किसी को खांसी में ब्लड आना या एक साइड चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होना, वेट लॉस होना, ये सब भी लंग की बीमारी के, थकान रहना लंग की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अस्थमा के बारे में बताया, तो अस्थमा एक्चुअली क्या है, क्यों होता है और अस्थमा ट्रिगर क्या है? अस्थमा एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है, हेटेरोजेनस बीमारी है। इसका एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता है, पर देखा गया है कि कुछ फैमिलीज़ में अस्थमा ज़्यादा होता है। कुछ जीन्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो जीन्स रहते हैं तो अस्थमा होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसमें ज़रूर कुछ जेनेटिक, तो इसमें कुछ है, मतलब कुछ फैमिलियों में देखा गया है कि एक ही फैमिली में 3-4 जनों को है, मम्मी को भी है, बेबी को भी है, उसकी नानी को भी था। तो फैमिलियल कुछ जीन्स हैं, जो जीन्स होने से अस्थमा होने के चांस बढ़ते हैं। उसके बाद फैमिलियल नहीं भी होता है, कई बार ऐसा होता है आइसोलेटेड केसेस होता है। इन सब केसेस में होता है कि कुछ एलर्जीज होती है, जैसे डस्ट से हो सकती है, पोलन से हो सकती है, जो पेट होते हैं उनके डेंडर्स से हो सकती है, कॉकरोच से हो सकती है, कोई खाने की चीज़ से हो सकती है, कोई मेडिसिन से हो सकती है, कोई वीड से हो सकती है। तो उन एलर्जीज के कारण भी अस्थमा हो सकता है। अब ये अस्थमा का ट्रिगर आपने जो बोला, ट्रिगर कई तरह के होते हैं। जैसे सिगरेट स्मोक एक हो गया, वो ऐसा आपको अस्थमा नहीं करेगा। वो दमा की बीमारी COPD कर सकता है पर अस्थमा नहीं करता, पर वो एक एज ए ट्रिगर काम कर सकता है। ठंडी हवा हो गई, ऐसा ठंडी हवा से अस्थमा नहीं होता, पर वो एज ए ट्रिगर काम कर सकता है। मतलब किसी को अस्थमा है, उसको स्मोक लगा या ठंडी हवा लगी तो सडनली उसका इतना सीवियर ब्रोंकोस्पैज़म होता है, सांस में दिक्कत होती है, पूरे सांस
रुकने जैसा हो जाता है, दम बंद हो जाता है, पूरा सफोकेशन हो जाता है उसको पूरा। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि बच्चों में जो है, जैसा कि आंकड़े भी बता रहे हैं कि 14% बच्चे जो हैं अस्थमा से ज़्यादा प्रभावित हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। क्या वजह है कि बच्चों में अस्थमा ज़्यादा देखा जाता है? इसका कोई विशेष कोई रीज़न है क्या? देखिए, हमारा जो इम्यूनोलॉजिकल जो अपना बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये तो तैयार होता है बचपन से ही। जी, बोले तो गर्भावस्था से ही तैयार होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादातर अपने जो इन्वायरमेंट में हज़ारों एंटीजेंस है, एंटीजेंस मतलब कोई भी वस्तु जो शरीर के बाहर की है, तो उनको बॉडी अडप्ट करना सीखता है फर्स्ट 1-2 साल के अंदर ही। तो उस टाइम पे ही आपको किसी चीज़ से एलर्जी है नहीं है, वो उसी टाइम पे डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद बॉडी धीरे धीरे कुछ चीज़ों से एलर्जी उस टाइम पे डेवलप होती है, उसको भी धीरे धीरे उसको बॉडी अडप्ट करती है। पर जो एलर्जी होना नहीं होना जो बचपन से इसीलिए शुरू हो जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम उस समय कच्चा रहता है। उस समय वो एलर्जेंस के संस्पर्श में आते हुए धीरे धीरे पकता है। अगर उसमें से कोई भूल चूक से 1-2 एलर्जन को नहीं पहचान पाती बॉडी, तो ज़्यादा रिएक्शन कर देती है उसके अगेंस्ट में, वो एक एलर्जी में डेवलप हो जाती है। तो बच्चों में हालांकि ज़्यादा होता है एलर्जी, पर बच्चों में ठीक होने का चांस भी ज़्यादा होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम तभी भी मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे। कुछ लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद में बच्चों में अस्थमा कंप्लीट क्योर हो जाता है, ऐसा कुछ? देखिए, बच्चों में जो एस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस या अर्टिकेरिया या एक्जिमा, जो भी एलर्जी रिलेटेड बीमारियां होती है, ये यूजुअली धीरे धीरे कम होती रहती है। फूड एलर्जी भी, मिल्क की एलर्जी होती है, वो देखा गया है 9-10 साल की उम्र के बाद में धीरे धीरे कम होकर गायब हो जाती है ज़्यादातर लोगों में। बिल्कुल। और मैक्सिमम एलर्जीज एस्थमा जो पोलेंस की होती है, डस्ट की होती है, 16-17 साल की उम्र तक आते आते देखा गया 100 में से 70 बच्चों की ठीक ही हो जाती है, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। पर कुछ में वो इधर थोड़ी बहुत रह जाती है, कुछ में प्रोग्रेसिव भी होती है कि उम्र के साथ बढ़ रही है, ऐसा भी होता है। तो ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। डॉक्टर साहब, ये अस्थमा की जो बीमारी है काफ़ी पीड़ादायक है। जिनको ये अस्थमा होता है बहुत तकलीफ़ होती है उनको, और हमारे कुछ दर्शकों ने आपसे ये पूछने को कहा है कि क्या अस्थमा पूरी तरह से क्योरेबल है क्या? अस्थमा पूरी तरह से क्योरेबल, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो चाइल्डहुड एस्थमा को हम अलग करते हैं, एडल्ट वाले एस्थमा को अलग करते हैं। चाइल्डहुड में जो एस्थमा होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम मैच्योर होने के साथ साथ संभावना है 70% में वो धीरे धीरे खुद से ठीक हो जाए। ठीक है। और इम्यून सिस्टम को सही मैच्योरेशन के लिए अगर कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, एलर्जन इम्यूनोथेरेपी का यूज़ करा जा सकता है, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी 1-2 एलर्जन जिससे उसको एलर्जी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, उससे उसको इम्यून सिस्टम को उसके अगेंस्ट में प्राइम कर दिया जाए और उसके अगेंस्ट में जो एलर्जी है उसको कम कर दिया जाए, वो हम लोग कर सकते हैं। और एडल्ट में जब एलर्जी होती है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ठीक करना ऐसा बहुत डिफिकल्ट है। एडल्ट मतलब एलर्जी के हिसाब से एडल्ट बोले तो जो लोग 30-40 साल के ऊपर हैं, 40 साल के ऊपर हैं, उनमें अगर नए से एस्थमा डेवलप करता है, एलर्जिक राइनाइटिस डेवलप करता है, तो वो ठीक होगा नहीं होगा ये बहुत अनसर्टेन रहता है। उसको हम मेडिसिन के साथ में कंट्रोल करते हैं। हो सकता है उसको इंटरमिटेंटली मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, हो सकता है उसको लॉन्ग टर्म मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, पर ठीक होने के चांस इस एडल्ट पेशेंट में थोड़े कम होते हैं। चिल्ड्रन में हालांकि ज़्यादा चांस रहता है। दर्शकों, आज जो हम लंग्स के बारे में डॉक्टर तरुण कुमार बैद जी से बहुत डिटेल्स में बातचीत करेंगे, क्योंकि लंग्स के बारे में काफ़ी ऐसी जानकारियाँ हैं जो हमारे पास रहती नहीं है, और यही वजह कि आज हमने वर्ल्ड लंग्स डे के मौके पर जो है डॉक्टर साहब को हमारे स्टूडियो में बुलाया है, और लंग्स से संबंधित जो तमाम तरह की बीमारियां हैं और उनके इलाज क्या हैं, किस तरह हमें सावधान रहना है, इस बारे में डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी बातें करेंगे। क्योंकि लंग्स जो है हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये ऑक्सीजन के संचार करने में जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और यही वजह है कि हमें अपने लंग्स को सुरक्षित रखना है, और समय रहते ही जो है लंग्स से संबंधित कुछ भी बीमारी या कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, लंग्स के बारे में एक COPD एक टर्म यूज़ होता है, क्या है COPD और इसके सिम्टम्स क्या हैं? दमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ जो लंग्स के एयरवेज होती है जी, उनमें इन्फ्लामेशन की वजह से वो नैरो हो जाती है, या तो लंग्स का जो पेरेन्काइमा होता है, जो एल्वियोलाइज होती है, लंग का जो डिस्टल पार्ट होता है, उनमें कुछ वाल्स में डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये होता कैसे है? कुछ तो बहुत रेयर केसेस में जेनेटिक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी होती है, वो वैसे हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है पोल्यूशन के एक्सपोजर से, टोबैको स्मोक के एक्सपोजर से। नंबर 1 है टोबैको स्मोक एक्सपोजर। नंबर 2 आप मान लीजिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, उसमें आउटडोर पोल्यूशन है, इंडोर पोल्यूशन है। घर में जो चूल्हा
पे खाना बनाते थे, पहले जो कोयले कोयले में में लकड़ी में खाना बनाते थे, उसका धुआं रोज़ के रोज़ उनको कई लीटर धुआं सांस के साथ अंदर जाता था। उन सब लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, वो अभी COPD लेके आती है। जो लोग आउटडोर में ट्रैफिक, जो व्हीकल पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, फ्यूम्स है, उसके एक्सपोजर में रेगुलरली आते हैं, उनको भी बहुत हाई चांस रहता है। और सिगरेट स्मोकर को मैक्सिमम चांस है, बोथ एक्टिव एंड पैसिव सिगरेट स्मोकर। एक्टिव स्मोकर तो होता ही है, और एक्टिव स्मोकर के आसपास रहने वाला फैमिली मेंबर, उन लोगों को भी सिगरेट का धुआं इनहेल होता है, उनको भी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पे COPD डेवलप होने का चांस रहता है। तो इसमें क्या सिम्टम आते हैं डॉक्टर साहब, और 4 मेन सिम्टम है इसके। ट्रीटमेंट क्या है इसका, परमानेंट कोई ट्रीटमेंट वगैरह? पहले सिम्टम जान लेते हैं इसका। तो सिम्टम तो 4 है मेन। एक फर्स्ट सिम्टम हो गया सांस में दिक्कत होना, खांसी होना, और थर्ड हो गया चेस्ट में भारीपन रहना, चेस्ट में कंजेशन रहना, और वीकनेस रहना। ये मेन इसके सिम्टम हो गए। और इसके प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमको पता है ये किस चीज़ से हो रहा है, मेजॉरिटी हो रहा है इधर स्मोकिंग से और पोल्यूशन से, तो स्मोकिंग हमको करना नहीं है। अगर कोई हमारे आसपास स्मोकिंग कर रहा है तो उसको या तो समझाएं कि इससे उसको दमा हो सकता है, प्लस हमारे पास वाले लोगों को दमा हो सकता है। उसको सिगरेट छोड़ने के लिए, क्विट करने के लिए उसको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, डॉक्टर की एडवाइस लेने के लिए बोले कैसे स्मोकिंग उसको छोड़ना है। और अगर फिर भी नहीं छोड़ पाता है तो कम से कम वो जो स्मोकिंग जोन है, आइसोलेटेड जोन है, वहाँ जाके स्मोकिंग करें, ताकि दूसरे लोग अफेक्टेड नहीं हो। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम करने के लिए, व्हीकल पोल्यूशन कम करने के लिए ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, मे बी फ्यूचर में हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल आएंगे जिनसे पोल्यूशन काफ़ी कम होगा। इंडोर पोल्यूशन ऑलरेडी हम लोग LPG पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो अभी तो फॉसिल फ्यूल जो जला के, कोयला जला के, वुड जला के अभी खाना कम ही बनता है गाँव को छोड़ के। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अस्थमा और दम्मा जो है, जो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में? दमा तो देखिए, पहले जो सांस की बीमारी होती थी उसको दमा ही बोलते थे। अस्थमा COPD तो इंग्लिश टर्म हो गए। COPD तो एक ऐसी बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है मोस्टली, क्योंकि ये मोस्ट केसेस में ये पोल्यूशन से, स्मोक से होती है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे अभी तक एग्जैक्ट रीज़न समझ में नहीं आया कि किसको होगा, किसको नहीं होगा। जन्म से हो जाती है? जन्म से हो सकता है, 10 साल की उम्र में हो सकता है, 40 साल की उम्र में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर बचपन से ही शुरू होते हैं, हालांकि हो किसी भी एज में सकता है। ठीक है, ठीक। तो दर्शकों, आज जो है डॉक्टर साहब जो है हमें लंग्स की बीमारी के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई है कि एक तो हमें पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत है, और दूसरा धूम्रपान यानी स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर साहब, आपके चैम्बर में काफ़ी पेशेंट आते हैं, तो लंग्स से संबंधित कैसी शिकायतें लेकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको सर? अभी इन हाल ही के दिनों में ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेके, मतलब खांसी, गले में दर्द, बुखार आना, फ्लू टाइप के सिम्टम जो हैं, बॉडी एक होना, ये सब लेके ज़्यादा आ रहे हैं आज के दिनों में पेशेंट। हालांकि बहुत अस्थमा, COPD उन सब के पेशेंट को ज़्यादा रिस्क रहता है कि ये अभी जो फ्लू वाला जो सीज़न है उसमें सांस की दिक्कत होने का, हॉस्पिटल में आके एडमिशन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है उनको। पर ज़्यादा अभी फ्लू वाले सिम्टम वाले। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि जिनको भी थोड़ा सा गले में दर्द होता है और थोड़ी सर्दी की शिकायत होती है, और मेडिसिन की दुकान में जाकर कोई भी एंटीबायोटिक टेबलेट खा लेते हैं, कितना रिस्की है ये डॉक्टर साहब? देखिए, अब ये एंटीबायोटिक मिसयूज़ से ना ड्रग रेजिस्टेंट बहुत बढ़ रहा है। अगर आपको जहाँ पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर फ्लू आपके वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा या एडेनोवायरस या राइनोवायरस से हो रहे हैं, उनमें एंटीबायोटिक का कोई यूज़ ही नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं पहले 3-4 दिन आप वेट एंड वॉच करो। अगर सिम्टम्स धीरे धीरे ऐसे ही कम हो रहे हैं, आप सिम्टोमेटिक पैरासीटामोल लो या एक एंटीहिस्टामिन सेट्रिजिन की गोली हम लोग देते हैं कि थोड़ा सिम्टम कंट्रोल करने के लिए, या एक गार्गल दे दिया उनको ताकि गला में जो भी इन्फेक्शन है वो कम हो जाए, वायरल इन्फेक्शन। उसके बाद ही अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो मतलब बेहतर यही है किसी डॉक्टर को पूछ के आप एंटीबायोटिक ले लो। तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो दर्शकों, मैं इन दिनों जो है अधिकांश सभी जो लोगों के गले में दर्द और सर्दी की शिकायत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर इस तरह के सिम्टम आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत जो है एंटीबायोटिक दवा जो है बिना डॉक्टर की सलाह के लेनी नहीं चाहिए। पहले आपको 2 से 3 दिन जो है देखना है। अगर सिम्टम बढ़ते हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इस समय लंग्स कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 18 लाख लोग जो हैं फेफड़े के कैंसर से मारे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
अगेन जो हमारा इस साल का लंग डे का थीम है एयर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन, और मेन रीज़न स्मोकिंग एंड ये आउटडोर पोल्यूशन ही है। जितना ज़्यादा स्मोकिंग बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पोल्यूशन रहेगा, उतना ज़्यादा लंग कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सिगरेट स्मोकिंग एक मोस्ट कॉमन मॉडिफाइबल चीज़ है जिसको हम लोग मॉडिफाई करके लंग कैंसर कम कर सकते हैं। ज़्यादातर लंग कैंसर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो लीडिंग कॉज है वो स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। ओके। और लंग्स कैंसर के अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? सिगरेट स्मोकिंग नंबर 1, पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो इंडोर पोल्यूशन है, आउटडोर पोल्यूशन है, ये है। जिनको बचपन में बार बार लंग में इन्फेक्शन होता है, लंग ग्रोथ जिनकी कम होती है, उनको भी एक रिस्क रहता है। जो पहले से किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या कोई दूसरा लंग का कुछ कंप्रोमाइज़ हुआ है, लंग का कुछ इंसल्ट हुआ है, उनको लंग कैंसर का चांस ज़्यादा रहता है। तो डॉक्टर साहब, लंग्स के जो कैंसर हैं उनको रोकने के लिए क्या क्या डिटेक्शन करना ज़रूरी होता है? माने टेस्ट वगैरह कुछ, मतलब जल्दी पता करने के लिए, अर्ली डिटेक्शन हाँ, के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए जो भी, देखिए जिनको स्मोकिंग रिलेटेड, पोल्यूशन रिलेटेड लंग की कोई भी समस्या है ना, अभी तो जो नई गाइडलाइंस आ रही है उसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि लो डोज एक सिटी स्कैन ईयरली कर लेना चाहिए जो लोग एट रिस्क हैं। एक ईयरली एक लो डोज सिटी स्कैन कर सकते हैं। सीओपीडी पेशेंट में तो अभी ईयरली लो डोज सिटी स्कैन का गाइडलाइन भी आ चुका है कि आप कर लो, क्योंकि सीओपीडी पेशेंट में कभी भी कैंसर हो सकता है। जिसको स्मोकिंग के कारण या पोल्यूशन के कारण सीओपीडी हो चुका है, उसके बाद लंग कैंसर भी कभी भी हो सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए एक एटलीस्ट कोई भी अगर सिम्टम है या स्मोकर है, साल में एक एक्सरे तो कम से कम बन ही सकता है। सिटी स्कैन अगर नहीं भी कराएं, चलो उसमें थोड़ा रेडिएशन ज़्यादा है, एक्सरे तो बन ही सकता है कम। डॉक्टर साहब, आपने पॉल्यूशन और स्मोकिंग के बारे में बात कही। हमने देखा कि अभी जो कल्चर है, वर्क कल्चर जैसा हो गया, ऑफिस जो है अंडरग्राउंड ऑफिस रहती है, ऑफिस में वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, तो क्या उन जगहों पर भी क्या लंग से संबंधित बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रह जाती है? क्या क्या लगता है? हो सकता है। देखिए, अगर वेंटिलेशन प्रॉपर है, अगर डिज़ाइन प्रॉपर है, जहाँ पे एग्जॉस्ट अच्छे से लगे हुए हैं और एयर का इनफ्लो भी अच्छा है और जितना क्यूबिक मिलीमीटर एयर का एक्सचेंज होना चाहिए उतना हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर पोअरली डिज़ाइंड है, वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो पेशेंट को तो जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको तो सांस में दिक्कत होगी, ओवर द टाइम लंग का फंक्शन और डाउन जाएगा, और जिनके नहीं है उनके डेवलप होगा। तो डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए हमें किस तरह मेंटेन करना है अपने आप को? तो जीवन शैली में भी काफ़ी बदलाव आया है, लाइफ स्टाइल भी लोगों की काफ़ी चेंज हुई है, फास्ट फूड का ज़माना है, लोग फास्ट फूड भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर क्या लंग्स पे पड़ता है? क्या ओवरऑल पूरी बॉडी पे ही पड़ता है, और पूरी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप गंदा खाना खाओगे, आपका गट हेल्थ ख़राब रहेगा, लीवर ख़राब रहेगा, तो ये तो है नहीं कि लंग हैप्पी रहेगा जी। ओवरऑल आपको पूरा ही मॉडिफाई होना पड़ेगा। पर स्पेसिफिकली अगर आप बोलेंगे कि लंग्स के लिए क्या करना है, फर्स्ट है कि स्मोकिंग मत कीजिए, ना आपके आसपास में कोई स्मोकर होना चाहिए। सेकंड, एयर पोल्यूशन से जितना हो सके आप अवॉइड करें। जैसे मेन रोड पे आपका घर नहीं हो तो अच्छा है, आपको 200-300 मीटर के थोड़ा दूर हो घर तो अच्छा है, ताकि पोल्यूशन आपके पास कम पहुँचे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा यूज़ कीजिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम हो। आपका घर गाँव में हो तो और भी अच्छा है, शहर में पोल्यूशन ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो मैं ये लंग्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्टर साहब क्या प्राणायाम हुआ, योगासन हुआ या एक्सरसाइज? इसका बहुत बड़ा रोल है। योगा प्राणायाम रेगुलर करिए, लंग हेल्थ अच्छा रहेगा। लंग्स को जो रेस्पिरेशन के जो मसल्स होते हैं उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, फास्ट फूड कम होना चाहिए, ऑयली फूड कम होना चाहिए, शुगर इंटेक कम होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन इंटेक ये सब हाई होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। ज़रूरत नहीं है कि आपको रेगुलर 10 किलोमीटर दौड़ना है। अगर आप आधा घंटा भी कोई एक्सरसाइज कर सको, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, आप फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए पर एक्टिव रहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमने जो फेफड़े और लंग्स के बारे में जो है डॉक्टर तरुण कुमार बैस साहब से बहुत डिटेल्स में हमने बातचीत किया है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपके लंग्स को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रदूषण से बिल्कुल दूर रहना है, और खान पान में भी जो है आपको जो है बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि प्राणायाम, योगा और मॉर्निंग वॉक आपके लंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे करना होगा।
अगर आपका लंग्स स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। फिलहाल हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, फिर अगले हफ्ते एक नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।